नमस्कार साथियों, टीजीटी हिंदी क्लास की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं राहुल संकत्यायन जी द्वारा रचित यात्रा जिसका नाम है ल्यासा की ओर। ल्यासा है तिब्बत की राजधानी। और जीवन परिचय में जैसा कि बताया गया है कि उस समय 1930 के आसपास में जो है तिब्बत नहीं थी, तो इजाजत नहीं थी, तो राहुल संकत्यायन जी ने किया वेश बनाया था भिखमंगे का। और उसके बाद में ल्यासा की ओर जो पहाड़ियां हैं, जो रास्ते हैं, उसका वर्णन घूमते हुए किया था। आज हम वही पढ़ेंगे। तो जो लोग पहली बार चैनल पे हैं, शेयर लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए चले। शुरू करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलपोट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते बच जाया करती थी। लेखक महोदय ने बताया यात्रा वृत्तांत के दौरान कि ये जो रास्ता है, ये नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। और जब रास्ता नहीं खुला था फरीकल प्योट का, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी सभी चीजें तिब्बत जो है इसी रास्ते से जाती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। मतलब जो फौजी कॉलोनी थी, फौजी मकान थे, आजकल जो है गिर चुके हैं। उस समय की बात है। दुर्ग के किसी भाग में जहां ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबादी में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा एक चीनी किला था। परित्यक्त मतलब जो त्याग दिया गया हो, परित्यक्त बोलते हैं। वो चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं। राहुल जी बता रहे हैं कि तिब्बत जो है वहां पे यात्रियों के लिए बहुत तकलीफें हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। ना औरतें पर्दा करती हैं। बहुत सी निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। लोग कहते हैं, राहुल जी बता रहे हैं कि वहां कोई ऐसी जाति पात भी नहीं है। कोई वहां पे जो ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं है। और औरतें जो है पर्दा वर्दा नहीं करती वहां पे। और लेकिन एक बात है, जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे हैं, उनको जो है लोग चोरी के डर से घर में नहीं घुसने देते हैं। ये बात है। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। अगर आप भिखारी नहीं है तो आप घर के भीतर जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बनाकर मिट्टी के टोंटेदार बर्तन, जिसको खोंटी बोला है उन्होंने, में रख के आपको दे देगी। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, पहली बार जानने को मिल रही है। अगर तिब्बत आप गए हैं और आप अननोन हैं और आपके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, तो आप किसी भी इंसान के घर में, तिब्बत में घर में जा सकते हैं। और अगर आपके पास सामग्री है और बनाने का साधन नहीं है, तो वो सामग्री आप वहां तिब्बत में किसी को भी दे दीजिए। बहन वहां पे सास जो भी होगी, वो आपको बना के दे देगी। या फिर कुछ भी आप, जैसे कि सोडा नमक दे दीजिए या मक्खन दे दीजिए, तो आपको उससे के बर्तन में जो आपको चाय बना करके, टोटीदार जो बर्तन होगा, उससे परोस के दे देगी। यदि चूल्हा बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। बात है। हालांकि लोग संशय करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आधा रख लेंगे, आधा कुछ है। तो आप खुद जाके वहां पे, जहाँ पे खाना बन रहा होता है, वहां पे आप जा सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। कह रहे हैं वहां ऐसी चाय बनती है जिसमें नमक और मक्खन डाला जाता है। तो कह रहे हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां जा सकते हैं, और चाय जब बन जाए तो आप उसमें नमक मक्खन डाल सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। परित्यक्त, त्याग दिया जाने वाला। चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब जो टैक्स होता है आजकल के मॉडर्न जमाने में, जो वही राहदारी होता है। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम ढोरला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए थे। तो वो जो टोल टैक्स की पर्ची होती है, उसकी बात ही कर रहे हैं। कह रहे कि लग रहा था हमको कि हम लोग थोड़ला जो है
के जो पहले के आखिरी गांव थे वहां पहुंच गए थे, ऐसा प्रतीत हुआ हमें। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। तो राहुल जी बता रहे हैं कि यहाँ जो है कोई सुमति है, उनके जानने वाले लोग और भिखमंगे लोग जो यहाँ पे ठहरते थे, उनके ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पे सवार होकर आए थे। जाते वक्त तो इन्होंने जो है एक भिखमंगे का रूप बनाया था, लेकिन जब लौटे तो एक अच्छे भद्र मतलब एक अच्छे यात्री का वेश बनाकर घोड़ों के माध्यम से लौटे थे, घोड़े पे सवार होकर के। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। कह रहे जब हम अच्छे बन के गए तो उस समय हमें किसी ठहरने के लिए जगह नहीं दी, तो एक गांव में जो गरीब इंसान था उसके यहाँ ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। मनोवृत्ति मतलब मन की दशा। खासकर शाम के वक्त छठ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छठ मतलब होता है नशा, ठीक है, शराब कह सकते हैं यहाँ पे आप। कह रहे कि ये लोगों के मनोदशा पर निर्भर होता है। मनोवृत्ति मतलब मनोदशा। और जो लोग दारू पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है कि वो अपने होश हवास को दुरुस्त कर पाए, ठीक ठाक से रख पाए। अब हमें सबसे विकट डांडा पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। कह कि जो डांडा ठोडला है वो बहुत आसान जगह नहीं है, सबसे खतरे की जगह है वो। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं दिखते। कह रहे इतनी ऊंचाई होने के कारण बहुत दूर तक जो है कोई गांव गिराव मतलब होता है गांव नहीं दिखते हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। कह रहे कि इतनी नदियां और पहाड़ों के कोने हैं, इसलिए जो है आप बहुत दूर तक तो आदमियों को नहीं देख सकते। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पहाड़ियों से सुसज्जित नदियों से भरा हुआ मैदान है, ये रास्ते हैं, दुर्गम पहाड़ियां हैं ऊंची, तो ये जो स्थान है ये सबसे अच्छा जो है डाकुओं के लिए है, क्योंकि यहाँ पे कोई देख तो सकता नहीं है कितनी दूरी पे क्या है, तो इसलिए ये सारी चीजें बता रहे हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। कह रहे कि तिब्बत ऐसी अच्छी जगह है, अगर गांव में किसी ने खून कर दिया तो फिर उस आदमी को बच के जाना मुश्किल है, लेकिन ये निर्जन स्थान है। निर्जन मतलब जहां आदमी का वास ना हो या कुछ भी ना हो, ऐसे कह सकते हैं, सुनसान बियावान, उसको निर्जन स्थान है। तो कह रहे हैं यहाँ कोई जिंदा आदमियों के लिए फिक्र नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। कह रहे जो सरकार है वो किसी भी पुलिस इंटेलिजेंस के लिए या किसी के लिए भी उतना नहीं खर्च करती कि जो है वहां कोई गवाह भी मिल सके या मिल सकता। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। अब ये समझ लीजिए कि वहां के जो डकैत हैं, जो डाकू हैं, उनको डकैत बोलते हैं। क्या है, पहले वो लोग देखते हैं कि इसके पास कुछ है तो नहीं, मारते हैं, पहले उसको मार देते हैं, मारने के बाद में फिर देखते हैं कि इसके पास कुछ है कि नहीं है। तो इस तरीके से ये चलता है वहां पे। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। कह रहे जिस तरीके से गांव में लोग लाठियां लिए फिरते हैं, उस तरीके से वहां कोई कानून नहीं है हथियारों का, इसलिए जो है लोग वहां पे जैसे लाठी यहाँ लोग गांव में लेके फिरते हैं, वहां पे पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, ये भी बात सही है। डाकू इसलिए लोगों को मार देते हैं कि अगर ना मारे तो उन्हें अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया था। जब राहुल जी पहुंचे हैं वहां पे तो उनको ये मालूम हुआ कि पिछले साल जो है गांव में एक खून हो गया था। बात क्या हुआ, शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे। कहने कि हम लोगों को उतनी परवाह नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि हमने भिखमंगों का वेश बना के गए थे। जहां कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची दया दया
एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। कह रहे कहीं ऐसी अगर स्थिति होती तो मतलब कुची कुची बोलते, मतलब कुची कुची का अर्थ है दया दया, और एक पैसा भीख। ऐसा लगता था कि जो है ये लोग भीख मांगते हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम न था। मैंने सुमति से कहा, यहां से लटकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो उन्होंने सुमति से कहा कि भाई बहुत ऊंची जगह है, चलना भी बहुत है, तो आप ऐसा करो कि 2 घोड़े हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, और उससे होगा कि हम लोग सामान भी आराम से पहुंच जाएगा और चढ़े भी चलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने बात की सुमति के साथ में। अब आगे देखते हैं क्या स्थिति है। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। डांडे एक जगह है, ध्यान दीजिएगा। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण दक्षिण मतलब दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम, पश्चिम लिखा है पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे क्या है, भीट क्या होती है, ऊंचा स्थान होता है, उसको भीट बोलते। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, मतलब कि स्पष्ट जो है पहाड़ों को देखा जा सकता था। ना वहां बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरीके की हरियाली। मतलब पहाड़ आप समझ सकते हैं, ना बर्फ थी ना हरियाली थी, एकदम पहाड़ थे। उत्तर की तरफ बर्फ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। कह रहे हैं कि उत्तर की तरफ जो है बर्फ वाली जो है कुछ चोटियां दिखाई पड़ रही थी, जिसमें बहुत कम थी बर्फ। और जो है सर्वोच्च स्थान जो था वहां पर, वो वहां के जो देवता थे उनका स्थान था, डांडे के देवता का। जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। तो जो स्थान था देव स्थान, वो किन किन चीजों से सजाया गया था, इस चीज को मार्क करते चलिएगा। पत्थरों के ढेर से, जानवरों के सींगे और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया था। बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूरी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। कहते आप कहीं पे चढ़ तो जाते हैं, लेकिन उतरना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, तो उतराई पे पता नहीं चलता। उन्होंने कहा शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी कुछ लोग चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट की वजह से ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। उन्होंने बताया कि मेरा घोड़ा उसी समय थोड़ा सा धीरे चलने लगा, तो हमने ये महसूस किया कि शायद थकाई के कारण जो है वो ऐसा कर रहा है, इसलिए हमने उसे मारना उचित नहीं समझा। उन्होंने ये चीज बताई। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। मैं दंडकुवास्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। उन्होंने कहा कि मेरा घोड़ा बहुत धीमा हो गया था। फिर मैं धीरे धीरे जो है चला जा रहा था मदमस्त चाल में। जान नहीं पड़ घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। कह रहे स्थिति ऐसी हो गई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगा तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। 2 रास्ते फूटना मतलब 2 जगह, एक रास्ता 2 रास्तों की तरफ मुड़ना, ठीक है। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया था। 1 मील में 3 किलोमीटर, 1.5 मील मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना होगा, ठीक है, 4.5 किलोमीटर, इस तरीके से आप समझ लीजिए। कह रहे हैं कि मैं 1.5 मील तक चला गया था लगभग बाएं रास्ते की तरफ से। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। तो शायद वो रास्ता भूल गए थे, भटक गए थे, तो उन्होंने आगे गए तो फिर पता किया कि भाई हमको जाना है। तो कहने लगे कि जो लड़कोर जाता है वो रास्ता दाहिने वाला। लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे करीब मैं गांव से मील भर पर था। कह रहे कि शाम को 4-5 बज रहा था, तो ऐसा हमको लगा कि जो है हम लोग गांव से थोड़ा 1 मील बचा होगा वहां पर थे। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। कहे सुमति जो थे वहां पे इंतजार करते हुए मिलते हैं। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा कि उसका जो मुंह था, जो सुमति था, वो मंगोल था, और मंगोल होता है भी लाल होता है। गुस्से थे मतलब समय वो गुस्से थे, मतलब गुस्से से लाल थे, तो वो मुंह और लाल हो रहा था उनका।
उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, मतलब ठंडक होती है वहां पर, तो उन्होंने कहा कि हमने 2 टोकरी कंडे जला दिए। फूंकना मतलब होता है जला दिए। 3-3 बार चाय को गर्म किया है। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। उन्होंने कहा कि मैंने जो है बहुत ही उनको आसानी से नम्रता पूर्वक जवाब दिया कि देखो मित्र, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। कह रहे कि आप देख रहे हो मुझे कैसा घोड़ा मिला है। हम तो सोच रहे थे कि हम रात तक ही पहुंच जाए तो बड़ी बात है। खैर, सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वो ठंडा हो जाता था। वैसा इंसान था जिसको जितनी जल्दी गुस्सा आए उतनी जल्दी वो ठंडा हो जाता था। खैर, सुमित लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उसके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म धुप्पा मिला। ठीक है, थुप्पा थुप्पा कुछ खाने वाली चीज होती होगी, मैं वहाँ के व्यंजन से वाकिफ नहीं हूँ, इस वजह से मैं आप इसको जो है इसका पूर्ण और सही अर्थ नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इससे अनजान हूँ। तो वो दुप्पा जब गर्मा गर्म कुछ ऐसी खाद्य पदार्थ होगा जो कि मिला होगा। तो कह रहे हैं कि वहाँ अच्छे यजमान मतलब कि जो है स्वागत करने वालों को यजमान बोलते हैं। ठीक है, पहले सत्तू खाया, फिर रात को गर्मा गर्म धुप्पा मिला। अब हम तिड़री के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। तिड़री एक जगह है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब हम जो है वहाँ पे विशाल मैदान था वहाँ पे थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू है, जिसमें दूर से ही छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती। उसी पहाड़ी का नाम तिड़री समाधि गिरी। कह रहे कि एक पहाड़ी दिखाई पड़ती थी छोटी सी मैदान से, और उसी का नाम था तिड़री पहाड़। तो उसी का जो तिड़री समाधि गिरी था, उस पहाड़ी का नाम रख दिया गया था वहां पे। आसपास के गांव आसपास के गांव आसपास के गांव में भी सुमत के कितने ही यजमान थे, मतलब यजमान मतलब रिश्तेदार या जानने वाले। कह रहे आसपास के गांव में भी सुमत के बहुत से लोग जानने वाले थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों से गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। कह रहे कि जो गंडे थे एक प्रकार की कपड़े से बनाने वाली वस्तु रही होगी। कह रहे कि जो बोध गया से कपड़े लाए थे उसके जो है ये चिरी बना बना करके जो है उसके गंडे बना लेते थे, और अगर खत्म हो जाती थी तो बोध गया का में से जो दूसरा कपड़ा लाते थे उसका जो है बना लेते थे। अपने वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। उन्होंने कहा गंडे मतलब होता है तवीज। ठीक है, माफ कीजिएगा, गंडा जो होता है गंडे का मतलब तवीज होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो भिखारी का वेश बना के गए थे, तो कुछ ना कुछ तो देना ही था उन लोगों को। जैसे अपने गांव वगैरह में कोई आता है, कोई जादू टोना या सर्कस दिखाने वाला, तो आप लोग देखते हैं कि बाद में वो तबीज या भभूत देते हैं, ऐसा कुछ। तो वैसे ही बता रहे थे कि ज्यादा दूर न जाना, जिस गांव में जाना हो उस गांव में जो है ये गंडे तबीज आप बांट दो, और जो है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कह रहे जिस भी गांव में वो बांटते तो वहीं ठहर जाते थे। इसके लिए ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। कह रहा है कि इसके लिए मैं आपको ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। स्वीकार किया ने स्वीकार किया, जो सुमति थे उनके साथी उन्होंने स्वीकार कर लिया इस बात को। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे तेज धूप में चलना पड़ रहा था। कह रहे कि वो सोच रहे थे कि अगर सुबह ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब इस समय जो है दोपहर का समय लगभग हो रहा था। 10-11 बजे धूप हो जाती है, पहाड़ी एरिया में काफी ज्यादा धूप मालूम पड़ती है। तो कह रहे कि अब तो थोड़ा चलना सा मुश्किल हो रहा था। फिर बहुत कड़ी मालूम होती है। उन्होंने कहा कि तिब्बत में जो धूप होती है वो बहुत ज्यादा कड़ी होती है, बहुत तेज होती है धूप। यद्यप थोड़े भी से भी मोटे कपड़े सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। कह रहे हैं कि लेकिन अगर आपने सर पे जो कपड़ा रख लिया है धूप से बचत के लिए तो वो उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। हमने हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। कहना चाह रहे हैं लेखक महोदय राहुल संकेतायन जी कि वहां की ऐसी धूप है कि अगर आप दोपहर में चल रहे हैं तो धूप की वजह से आपका चेहरा तो
पसीने से तर हो जाएगा, लेकिन पीछे से जो पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं हैं वो आपकी पीठ और कंधे, बाएं तरफ का कंधा जो है आपको बिल्कुल बर्फ की तरीके से ठंडा कर रही होंगी। कह रहे जब ऐसी स्थिति आई तो हमने अपनी अपनी चीजें पीठ पे टांग ली कि जो है हमको ठंडक ना लगे, और जो है डंडा हाथ में पकड़ लिया और चल पड़े। यद्यप सुमति के परिचित टुडरी में भी थे, तो वहां पर भी सुमति के परिचित थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। कह रहे कि वो जो है दूसरे वहां उनके रिश्तेदार थे, शायद उनसे भी मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने को कहा। कह रहे इसलिए आदमी मिलने का जो है बहाना करके उन्होंने सेकर विहार की ओर चलने को कहा कि आप इधर चलिए। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का अपना ज्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में। क्या है कि जो वहाँ की जमीन है, कई हिस्सों में बड़े बड़े जागीरदार होते हैं, जैसे जमींदार होते हैं वैसे जागीरदार होते हैं, तो कई हिस्सों में बटी हुई है। और कह रहे हैं कि जो ज्यादातर जमीन है वहाँ की, वो जो है मठों और बिहारों में बटी हुई है, बटी हुई है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीर की कुछ खेती खुद भी कराता है, इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मतलब होता है मुफ्त। जो जागीरदार कह रहे हैं कि जो जागीरदार है वहाँ के मजदूरों से बेगारी करा लेता है, मतलब फ्री में काम करा लेता है, इसलिए वहाँ के जो है बेगारी में लोग मिल भी जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। कह रहे कि जो खेती का काम देखता है तो वो एक जो है भिक्षु होता है, और भिक्षु होता है तो जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता है। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु, भिक्षु का नाम है नमसे, बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र मतलब होता है सभ्य। कह रहे कि वहां के जो थे भिक्षु, वो बड़े ही जो है भद्र किस्म के इंसान थे। बहुत वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। कह रहे कि मेरा भी जो है रूप उस समय थोड़ा सभ्य लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं कि क्या मामला है। ठीक है। हालांकि यहाँ एक मंदिर, अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। राहुल जी बता रहे हैं कि वहां पर जो एक मंदिर था बहुत अच्छा, जिसको कंजूर नाम दिया गया। कंजूर का मतलब होता है बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां। 103, ये पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेरा आसन भी वहीं लगा। आसन मतलब होता है रहने के लिए बिस्तर लगाना या फिर बैठने के लिए स्थिति स्थल जो है डिसाइड करना। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। कह रहे कि वो जो वहां पे लिखी हुई थी लिपि, बहुत अच्छी मोटे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। एक शेर का मतलब 15-15 शेर, मतलब एक वजन होता है, वजन की ये क्वांटिटी की मात्रा है उन्होंने बताया। कह रहे इतने वजन की थी। सुमित ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैंने पुस्तकों के भीतर ही था। कह रहे मैं पुस्तकों के भीतर था, मतलब मैं पुस्तकें पढ़ रहा था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भाई आप चले जाइए। ठीक है, उन्होंने जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तो उन्होंने सोचा कि हम ये चाह रहे थे कि ये जो है जाएंगे, और लेकिन अब क्या हुआ कि ये उसी दिन चले आए दोपहर तक। टिडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया, भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। कह रहे कि वो गांव बहुत दूर नहीं था, लेकिन हमने क्या किया कि वहां से अपना अपना सामान उठाया और लेकर चल पड़े। इस तरीके से ये यात्रा वृत्तांत खत्म होता है। अब हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे, देखेंगे क्या इसमें मुख्य बिंदु है, और ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, थोडला के पहले आखिरी गांव पहुंचने के लिए भिकमंगू के रूप वेश में होने के लिए लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा समय भद्र वेश उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ जो या ये भिकमंगे लोग होते थे, उनके रहने के लिए वहाँ जो है चीजें उपलब्ध होती थी, लेकिन सभ्य आदमी के लिए चीजें उपलब्ध नहीं होती थी। उस समय तिब्बत के हथियार का कानून न रखने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उस समय वहां कोई कानून नहीं था, तो इसलिए वहां पे लोग डाकुओं से बहुत ज्यादा डरते थे कि कोई भी इंसान कभी किसी को भी मार सकता था। ये सारा डर बना रहता था।
लेखक लकोर मार्ग में अपने किस साथी के किस कारण बिछड़ गया था? घोड़ा सुस्त हो गया था, इसलिए जो है वो बिछड़ गया था। लेखक ने शेखर विहार में सुमित को जजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर आप लोग देंगे कमेंट के माध्यम से, हमने पढ़ा दिया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, यात्रियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जो है पीछे से जो हवाएं चल रही थी, खाने पीने रहने के लिए ठहरना का जो है प्रॉब्लम हुई थी, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं रचना और अभिव्यक्ति में, आपने देखा ही है। और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें कुछ इतना नहीं है। पाठ्यता सक्रियता 90 में आज के समय तिब्बत की यात्रा की जाए तो राहुल जी की यात्रा से कैसे भिन्न होगी? ये तो नहीं आएगा। अपठित गद्यांश है, वो तो आप पढ़ते रहेंगे अगर तो फिर आपसे हो जाएगा। ठीक है, ये शब्द संपदा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा चाहे। और देखिए, सुमति है एक मंगोल भिक्षु जो लेखक को यात्रा के दौरान मिला था। ठीक है, इसका नाम जो था लुब्जक शेख था। तो इस तरीके से आप इनको, ये देखिए, भुक्पा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ है। भुक्पा का थुक्पा का हमने अर्थ नहीं बताया था, इसमें लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। गंडा मतलब ताबीज होता है, हमने बताया था, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, उसको गंडा। चिरी मतलब फाड़ी हुई, और भरिया मतलब भारवाहक। ठीक है, ये सारी चीजें होती, तो ये हमने बता दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर अंत में जो लोग पहली बार जुड़ेंगे इस चैनल से, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।